नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप संभवतः मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे तो अपना परिचय देना आवश्यक है। देखिए, मैंने अपने आप को राजेंद्र भैया जी कहा है। ऐसा इसलिए है कि आदर्श विद्या मंदिर में अध्यापक को भैया जी कह के बुलाते हैं। वो जो आदर होता है, भाव, और भैया जी यानी अध्यापक भी बच्चों को जी लगाकर बात करते हैं। तो 40 वर्ष से ज्यादा का मेरा अनुभव है टीचिंग का। अधिकांश मैं रहा हूँ प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में हूँ, लेकिन AMI सिविल में किया है, तो सिविल ब्रांच मेरी अभी रहेगी। और बीच में जब कई कॉलेजेस बंद हो गए थे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, तो मुझे अवसर मिला विद्या भारती से संबद्ध आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़ाने का। विद्या भारती से संबद्ध आदर्श विद्या मंदिर की जो संख्या है, आदर्श विद्या मंदिरों की अलग अलग नामों से चलते हैं पूरे भारतवर्ष में, वो लाखों में है। और भारतीय शिक्षा और संस्कार जो इसमें मिलते हैं उसकी कोई तुलना किसी और विद्यालय से हो ही नहीं सकती। तो उनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और मैंने बहुत कुछ सीखा बच्चों को पढ़ाते हुए। और जो मैंने पढ़ाया बच्चों को, तो उन बच्चों के स्कूल के पढ़ाने मात्र से कईयों के मेरिट में नाम आए, 100% मार्क्स भी आए। आज चूंकि मैं अभी 67 ईयर्स का हूँ, तो अब तो मैं कहीं रेगुलर काम नहीं करता, लेकिन एक अमिट छाप छूटी हुई है। तो अपने आप को राजेंद्र भैया जी कहलाना पसंद करता हूँ। वैसे मेरे को सब जानते हैं आरपी व्यास नाम से। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। अब टेक्निकल एजुकेशन में मैं 1987 से हूँ। 82 से 87 मैंने आदर्श विद्या मंदिर में काम किया था शिक्षक के रूप में। फिर 87 से 2002 तक एक प्राइवेट कॉलेज में रहा, वहां सब पदों पर कार्य किया। 2002 से 2009 के बीच में मैं फिर आदर्श विद्या मंदिर में रहा। फिर 2009 से अगले कई वर्षों तक मैं प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे पदों पर रहा। पिछले कुछ वर्षों से, 3-4 वर्षों से अब घर पे हूँ और आराम कर रहा हूँ सपरिवार। कोई दिक्कत नहीं है, केवल मन लगता है आप लोगों को पढ़ाने से, इसलिए मैं इस माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। मेरा हमेशा से ये विचार रहा है कि बच्चों को जितना फायदा मिल सके मेरे अनुभव का, वो मिलना चाहिए। अब कैसे मिले, हम तो रहने वाले जोधपुर के और बच्चे पढ़ते पूरे राजस्थान में, क्या 12वीं पढ़ते हैं। तो मैंने ये जो तकनीक है उसका सहारा लिया। यूट्यूब पर अभी मेरे वीडियो अपलोड हो रहे हैं ये वाले, लेकिन मेरी अपनी एक क्लास भी चलती है अलग से टीचमेंट ऐप के माध्यम से, जिसमें पढ़ाता हूँ बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपके इस विषय 2005 की, तो 2005 और 2001 यानी कि मैकेनिक्स और मैथ सेकेंड की फीस मात्र 499 रुपीज, मतलब 500 रुपये मान लीजिए आप। उसमें कंप्लीट कोर्स हर प्रकार से आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर वो मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके A+ ग्रेड आएगी दोनों के अंदर, जो आप इससे कई गुनी ज्यादा फीस देकर भी कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक घरेलू वातावरण मिलता है। मैं वीडियो जो रिकॉर्डेड होते हैं उनसे बच्चे पढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ बच्चों का, उसमें अपनी डिफिकल्टी डालते हैं, वो सॉल्व करता हूँ। और एग्जाम के पहले की रात तक बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ। और कई बच्चे, सैकड़ों में ऐसा किया है जो मेरे से पढ़ के इस माध्यम से A+ ग्रेड लेके आ चुके हैं। कम फीस रखने का कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। आज 500 रुपए में एक मेरे ख्याल से पिज्जा भी नहीं आता है, और कोई छोटा काम को, कोई छोटी सी कोई बात लो तभी खर्च 1000 रुपये हो जाते, तो मैंने कम फीस रखी है। अच्छा, केवल ये 2 सब्जेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ मैं। जो नया स्टूडेंट रेगुलर सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर में है, जो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा 500 रुपये फीस देकर, वो सिविल ब्रांच का अगर है, तो आने वाले वर्षों में मैं जो भी कोचिंग दूंगा, 3rd सेम, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम, वो आधी फीस में दूंगा अभी जो मेरे को ज्वाइन करेगा। और जो मैकेनिकल ब्रांच में है उनको 3rd सेम का एक सब्जेक्ट और 4th सेम का एक सब्जेक्ट कम से कम मैं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाई करता हूँ आधी फीस के अंदर। ये उनको फायदा मिलेगा। लेकिन उनको जो मुझसे पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ेंगे
इस सेशन में, यानी कि 2023 के एग्जाम में। 2023 में जो भी परीक्षाएं होंगी ना, उसके अंदर ये परीक्षा जो भी होनी है वो सेकंड सेम, फोर्थ सेम की, सिक्स सेम की होनी है। तो मैं सेकंड सेम के बच्चों से बात कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। आप अच्छा, ये कोई मेरी ऐसा आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ ऐसा करने के लिए। ये तो मैंने बताया है कि आप हजारों रुपए खर्च कर कर भी वो प्राप्त नहीं कर सकते जो मेरे को 500 रुपए देके प्राप्त करोगे। अब वो 500 मुझे किस प्रकार से दोगे, क्या करोगे, उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा इस मोबाइल नंबर पर 9521663064। अपना पूरा परिचय देते हुए कि आपका नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, कौन सी क्लास, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, आपकी ब्रांच क्या है, मतलब पूरा परिचय देके मुझसे अगर कांटेक्ट करोगे, केवल व्हाट्सएप, नो एनी कॉल्स, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। सिंपल सी बात है कि मेरे इसी मोबाइल नंबर पर आप गूगल या फोन पे करके और मुझे वो पैसे भेज सकते हो। तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ूंगा जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, और आपको उन क्लासेस का लिंक दूंगा जिसमें आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे, जिनको देखकर आप वो वीडियोस आप वो जब चाहे देख सकते हो, अपनी इच्छा के हिसाब से जितनी बार चाहे देख सकते हो। और कोई समस्या हो तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्याओं को सॉल्व भी करा सकते हो। और एक बात और बता दूं, मेरे कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड हैं पहले से ही। आप मेरे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट कोड के आधार पर कई वीडियो ढूंढ सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। लेकिन बहुत ही साइंटिफिक वे में तैयारी करनी हो और A+ ग्रेड लानी हो, चाहे कितना ही मुश्किल पेपर आ जाए, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी क्लास को ज्वाइन करें 500 रुपए देकर। तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। थैंक यू। ये मैं अभी जो 2022 का पेपर आया था आपके, ये जो पेपर 2022 का आया था, लास्ट पेपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2005 का, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और पूरा पेपर नहीं, अभी मैं केवल आज की इस वीडियो में यूनिट 1, जिसका नाम है बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, इससे संबंधित जो सवाल एग्जाम में आए हैं उनको मैं इस वीडियो में करूंगा। आपको बता दूं, उस पेपर में 2022 के पेपर में कुल 16 नंबरों के प्रश्न आए थे। एक एक नंबर के 2 सवाल थे, 3 नंबर के 2 सवाल थे। कितने हो गए, 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8, और 8 नंबर का एक सवाल था। तो 16 नंबर के सवाल आए थे। वो सभी सवाल, वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। कई बच्चे हिंदी मीडियम में होते हैं, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम में होते हैं। मैं दोनों प्रकार के दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। मेरे क्रम के हिसाब से पहला क्वेश्चन, और पेपर में क्वेश्चन था पहले का पहला। ऑब्जेक्टिव है, दो बल P और Q एक बिंदु पर कार्यरत हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, इनके परिणामी बल का परिमाण होगा। हिंदी में, इंग्लिश में, टू फोर्सेस P and Q are applied on a point at an angle of theta. The magnitude of resultant force will be, या would be जो भी लिखा हुआ है, तो आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है बुक्स में आपको मिलेगा, लिखा हुआ कहीं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यही है कि अगर ये कोई दो फोर्सेज है, मैं MCQ को अच्छे से समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सीधा टिक करना है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। इस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है P, ये फोर्स लग रहा है Q, इनके बीच का एंगल है अल्फा। मैं केवल एग्जाम का जो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ की छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको। तो ये P है, ये Q है, और तो ये R होता है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का जो एंगल होता है P के साथ, वो होता है थीटा मान लीजिए। तो R के लिए जो सूत्र होता है रिजल्टेंट को याद करने के लिए, P और Q का परिणामी R, रिजल्टेंट ऑफ P and Q which is R is given by under root P square plus Q square plus 2PQ cos अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। और ये एंगल थीटा है ना, R का P के साथ, इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कई बड़े बड़े सवाल सॉल्व करता है। पर फिलहाल हमको केवल इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसके भी नहीं पड़ेगी।
अभी इस क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा फर्क है हमारे फॉर्मूले में और क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मूले में हमने पी और क्यू बलों के बीच का एंगल अल्फा लिया हुआ है, जबकि यहाँ जो एंगल दे रखा है पी और क्यू के बीच का वो थीटा है। तो कोई खास बात नहीं है, हमारे इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू है √p² + q² + 2pq cos अल्फा। तो हमारा जो आंसर जाएगा एमसीक्यू में आपके, वो और अल्फा की जगह थीटा हो जाएगा बस। अभी ये थीटा मत समझ लेना, ये तो जो रिजल्टेंट है ना उसका पी के साथ एंगल है। हमें निकालना है बलों के बीच का कौन, एंगल बिटवीन द फोर्सेस, जो हमने अल्फा कह रखा है फॉर्मूले में, और आपके इस केस में थीटा है, तो यही रहेगा। लेकिन अल्फा की जगह थीटा, यानी कि √p² + q² + 2pq cos थीटा। कहाँ रहा देखिए, √p² + q² + 2pq cos थीटा, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई ना। अच्छा, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। 3 समतलीय बल, प्रत्येक का मान 100 न्यूटन है, एक बिंदु पर कार्यरत हैं। यदि इनकी क्रिया रेखाएं समान कोण बनाती हैं, तब इनका परिणामी बल होगा। 3 co-planar forces of 100 Newton are acting at a point. If line of action of all these forces make equal angle, then resultant of the forces is। तो क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 3 फोर्सेस किसी पॉइंट पर लगे और बराबर की फोर्स रहेगा ना, समतलीय बल जिनका मान सबका बराबर 100 न्यूटन ही है तीनों का, और वो आपस में उनका एंगल बराबर है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। जैसे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, अच्छा बताइए किसी पॉइंट के चारों ओर कितना एंगल बनता है कुल मिला के? 360 डिग्री, 360। और फोर्स कितने लग रहे हैं? 3। एंगल कितना हो जाएगा दो के बीच का? 120। इसका मतलब एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, इस प्रकार ये ऐसे लग रहा है फोर्स। ये भी 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और एंगल भी ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। आपको मैं बता दूं, अभी जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था उसके बेस पर, कि अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का, किसका, 100 का 100 का रिजल्टेंट निकाल लूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इन दो फोर्सेस का निकालू रिजल्टेंट, मान लीजिए एक फोर्स है ही नहीं, इसको कुछ समय के लिए आप मान लो ये एब्सेंट है, ये दो फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका इधर जाएगा ना रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये इधर। और चूंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं 100-100, इनका रिजल्टेंट जो होगा इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर 120 डिग्री एंगल है ना, तो ये 60 डिग्री पे हो जाएगा, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, इस तरह से। यानी कहना चाहिए कि ये जो फोर्स लग रहा है 100 का, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? चलो एक काम करते हैं, हम इन दो फोर्सेस का निकालते हैं रिजल्टेंट। क्या फॉर्मूला रिजल्टेंट का? ये रहा, R = √p² + q² + 2pq cos अल्फा। ये जो फोर्स है वाला, ये हो जाएगा √p², 100²। वैसे बता दो इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको बेसिक समझाने के लिए। जैसे अभी कोई सवाल बदल जाए ना, आप कैसे करोगे? ये 100² + 100² + 2 × 100 × 100, एंगल कितना है ये? 120 डिग्री, तो cos 120। तो √100² + 100² + 2 × 100 × 100। और आप जानते हैं ना cos 120 जो होता है वो -1/2 होता है। ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स फर्स्ट के अंदर। cos 120 डिग्री, cos 180 - 60 -cos 60 -1/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया √100²
प्लस 100 स्क्वायर। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस 100 इंटू 100 100 स्क्वायर, ये 100 स्क्वायर कट गया, अंडर रूट 100 स्क्वायर, और 100 स्क्वायर का रूट लेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी आपने क्या देखा, अगर दो फोर्सेस 100 न्यूटन 100 न्यूटन के 120 डिग्री पर है, तो इनका रिजल्टेंट 100 न्यूटन ही होगा, और वो एग्जैक्टली इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। यानी ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और वो कितना था 120, तो 180 होगा ना एंगल। ये एंगल देखो, ये 120 का था 60 और 120, ये एंगल 180 हो गया, ये वाला एंगल, ये पूरा। इसका वाला ये एंगल, ये सॉरी ये फोर्स उसके ऑपोजिट हो गया, किसके, 100 के। अगर कोई फोर्स लग रहा है और उसके ऑपोजिट फोर्स लगा दे उतना ही, तो रिजल्टेंट क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट, 0। तो वही बात है, जैसे इन दो फोर्स का निकला रिजल्टेंट तो ये आया, और इसके बराबर फोर्स यहाँ लगा हुआ है, तो रिजल्टेंट 0 हो गया। ये आप ये कह सकते हैं कि इन दो का रिजल्टेंट जो आएगा वो यूं आएगा, जो इसके बराबर होगा, रिजल्टेंट 0। यानी ये तीन जो फोर्सेज हैं, इनमें से किन्हीं भी दो का रिजल्टेंट तीसरे के ऑपोजिट और इक्वल है, इसलिए अल्टीमेटली जो इसका आंसर आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा 0 आएगा। तो क्या कहेंगे हम, अगर तीन फोर्सेज जो इक्वल हैं, ये 100 न्यूटन क्यों, अगर कहते ना बल, अगर आपको 100 न्यूटन नहीं भी देते, केवल पी बोल देते, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाता, तब भी ये 0 हो जाता। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। वैसे तो ये ऑरल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया, इसका आंसर आएगा 0। सब बकवास है, कुछ काम के नहीं है। 3 co-planar forces of 100 न्यूटन आर, ये 100 की जगह या 500 भी होता है ना, तब ये 0 ही होता। अगर ये 100 की जगह 1000 भी होता तब भी 0 ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। Acting at a point, if line of action of all these forces make same angle, then resultant of the forces is 0। तो ये मैंने आपको समझाया है। दो जो इसके थे ना एमसीक्यू फर्स्ट चैप्टर के, वो मैंने अच्छे से समझाया, बेसिक बातें भी समझा देंगे आपको। अगला देखिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 3 मार्क्स का। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को समझाइए। एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। देखिए भाई, ये ऐसा है, अगर किसी पॉइंट पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हों, ये देखो ये हमने दो फोर्स एक्ट करा दिए, इस पॉइंट पर ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। हमने क्या है कि टू द स्केल, पैमाना मानकर कुछ स्केल से इन फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए ये लाइनें खींच दी। मान लीजिए इसको ओ कह दिया, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया। यानी ओ ए जो लाइन की लंबाई है ना, ये पी फोर्स जो दे रखा है उसके हिसाब से, ये क्यू के हिसाब से। जैसे मान लो कुछ समय के लिए पी फोर्स है 1000 न्यूटन, और मैंने कह रखा है 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर लाइन खींच दूंगा मैं। आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, ये मैं आपको अपनी बात को समझाने के लिए कर रहा हूँ। करना तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैं 4 लाइन में आंसर दूंगा इसका, वही करना आपको। लेकिन वो करने से पहले आपके मन में छपना चाहिए ना, उसी को छापने की कोशिश कर रहा हूँ। और मान लीजिए क्यू फोर्स जो है वो है मान लीजिए 600 न्यूटन, तो इसको हम 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे, और इनके बीच का एंगल आपको दे रखा होगा डेफिनेटली सवाल के अंदर। तो आपने ये एक बना दिया, एंगल बना दिया। अब क्या करेंगे, ओ ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे बी से, और ओबी के पैरेलल लाइन खींचेंगे ए से। ये बन गया एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। जिसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर ये फोर्स पी है, ये फोर्स क्यू है। अच्छा, ये जो पैरेललोग्राम बना हमारा, ये जो पैरेललोग्राम बना है, आप जानते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। देयर आर टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक डायगोनल तो ये वाला है, दूसरा डायगोनल ये वाला है।
लेकिन हम इस डायगोनल की बात नहीं करें, हम इस डायगोनल की बात करेंगे। ये कौन सा डायगोनल है? जो ओ पॉइंट से गुजरता है, विच पासेस थ्रू ओ, एंड व्हाट इज ओ? विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड क्यू। ये पी और क्यू दो फोर्सेस जो जिस पॉइंट से पास होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उस पॉइंट से जो गुजरेगा डायगोनल, यानी कि विकर्ण या कर्ण, जो भी समझो, इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है डायगोनल, वो डायगोनल जो होगा पी और क्यू के रिजल्टेंट को शो करेगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? अभी लिखा था मैंने, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा। अल्फा एंगल है। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। अब मैं इसको शब्दों में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है और शब्दों में लिखना है। पहले हिंदी में लिखता हूँ, फिर इंग्लिश लिखता हूँ। यदि किसी बिंदु पर क्रियाशील दो बलों को परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में, मैंने कहा ना कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से लाइन खींच देंगे और उसी डायरेक्शन में खींचेंगे जिधर फोर्स लगा हुआ है। तो परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, दिशा मतलब डायरेक्शन। यदि किसी बिंदु पर क्रियाशील दो बलों को परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, तो उनका परिणामी बल, किनका? उन दो बलों का जिनको हमने किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया था। आसन का मतलब एडजेसेंट। देखिए, ओ ए की आसन भुजा ओ बी है, ए ओ की आसन भुजा ए डी है, डी ए की आसन भुजा डी बी है और बी डी की आसन भुजा बी ओ है। आसन यानी कि एडजेसेंट, जो साथ साथ या जो एक पॉइंट में मिल जाती हैं। हाँ, ये और ये आसन नहीं है, जो आपस में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। ये होती है आसन भुजाएं। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलीगन है, ये मान लीजिए पॉलीगन है इस प्रकार का, तो ये इसकी आसन ये भी हो सकती है, इसकी आसन ये भी हो सकती है, इसकी आसन ये या ये, इसकी आसन ये या ये जो एक पॉइंट में मिल जाए वो आसन होती है। ये वाला ये नहीं बनाना आपको। हम्म। तो यदि किसी बिंदु पर क्रियाशील दो बलों का परिमाण, यदि किसी बिंदु पर क्रियाशील दो बलों को परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, तो उनका परिणामी बल समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में, ये लिखना जरूरी है, व्यक्त किया जाएगा। जो उन बलों की, उन बलों की क्रिया रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है, प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। मैंने कहा ना
ये जो पी और क्यू है, तो एक तो डायगोनल ये वाला है, एक ये वाला, पर ये नहीं लेंगे क्योंकि ये डायगोनल इन फोर्सेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं गुजरता। इन दो फोर्सेस के का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से जो डायगोनल गुजरेगा वो ही शो करेगा रिजल्टेंट को। यदि किसी बिंदु पर क्रियाशील दो बलों को परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो उनका परिणामी बल समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा परिमाण एवं दिशा में प्रदर्शित किया जाएगा जो उन बलों की क्रिया रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। ये स्टेटमेंट है बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का। ये लिखोगे फुल मार्क्स, 3 में से 3, कहीं भी कुछ नहीं घटेगा। तो साथ में थोड़ा फिगर बना दीजिएगा। अब मैं इसी सेंटेंस को, इसी स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिख देता हूँ। लिख देते हैं, बड़ा सिंपल इंग्लिश है इसकी। इफ टू फोर्सेस acting at a point, if two forces acting at a point can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, in लिखना जरूरी है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी परिमाण और दिशा, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। If two forces acting at a point can be represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then their resultant will be given by that diagonal of the parallelogram in magnitude and direction, which passes through the point of the line of intersection, of the two given forces। कितनी सिंपल लैंग्वेज बताइए। आप अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अभी वीडियो को, तो आप मेरे को सुन कर लिख सकते हैं अपने साथ में। नहीं लिख पाए तो रिपीट करके फिर लिख लो, आपकी मर्जी, जब जितनी बार चाहे देखें। और जो रिजल्टेंट होगा ना, उसकी वैल्यू, हालांकि अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैल्यू जो दी जाती है √ p² + q² + 2pq cos अल्फा, ये फॉर्मूला है। पी और क्यू फोर्सेज है, अल्फा फोर्सेज बीच का एंगल है। अच्छा, यहाँ एक बात जरूरी और है कि ये जो दो फोर्स बताया मैंने आपको, ये दोनों इस पॉइंट से दूर जाते होने चाहिए, टेंसाइल, तभी एंगल अल्फा हम काम लेंगे।
ये बातें हालांकि मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता था, लेकिन बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों मन में आ गई। जैसे मान लीजिए एक फोर्स ये है P, दूसरा दे दिया आपको ये Q, ये एंगल दे दिया आपको मान लीजिए 150 डिग्री। अब आप अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे P और Q लिखकर और 150 लेकर, तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ तो P लग रहा है, दूर की तरफ जा रही है, टेंसाइल है, ये तो एरो इधर है ना, ये फोर्स इस पॉइंट को दबा रहा है। तो आपको करना क्या है कि इस फोर्स को आगे एक्सटेंड कर देना है ऐसे, बस। अब ये एंगल काम आएगा। अब ये हमने फोर्स वही है, वही डायरेक्शन है, लेकिन जहां ये फोर्स इस पॉइंट की तरफ आ रहा था, वहां ये फोर्स इस पॉइंट से दूर जा रहा है, टेंसल खींच रहा है इसको। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आप 150, ये एंगल होगा 30 डिग्री, इट विल बी 30 डिग्री। क्यों? ये 150 है ना, ये पूरा 180 होता है। अब आप पी और क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो काम ले लें। अल्फा इस बार 150 नहीं लेंगे, आप 30 लेंगे। ये बातें जो मैंने बताई आपको, हो सकता है कि किसी आने वाले परीक्षा में आपकी छोटा क्वेश्चन हो जाए, लेकिन क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं। ये जो सॉल्व कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पेपर का क्वेश्चन कर रहा हूँ ना मैं, ये जो कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो ऐसे हजारों बन सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, तो मेरी राय है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए। 500 रुपये आज के जीवन में कुछ भी नहीं होते, और अगर से आपको 2 सब्जेक्ट इतने शानदार मिल रहे हैं तो ज्वाइन करने चाहिए। आप शायद 5 से 10 हजार रुपये खर्च कर कर भी वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको मुझसे प्राप्त होगा। मैं अपने पूरे जीवन का अनुभव निचोड़ के ही काम करता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर मेरे सीक्वेंस का चौथा है, और वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर का, जो 3 नंबर का है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर पहले लिख दिया है, आपको समझा दूंगा। दृढ़ और लचीला पिंड समझाइए, एक्सप्लेन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बॉडी। अब यूं तो आप समझें, जैसे ये इलास्टिक की कोई बॉल है, इलास्टिक बॉल नहीं होती है टेनिस की बॉल, वो आप उसको आराम से दबा सकते हो इजीली, वो फ्लेक्सिबल है। एक होती है लोहे की बॉल, आयरन बॉल, जिसको आप दबा नहीं सकते, वो मजबूत है, बहुत रिजिड है। ये मोटे तौर पर कह सकते हो। लेकिन लिखने की भाषा क्या होगी, व्हाट इज द टेक्निकल लैंग्वेज, वो आपको समझा रहा हूँ। पहले एक बात समझ लीजिएगा, बॉडी जो होती है, लिखा ना बॉडी, ये फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बॉडी 2 प्रकार की होती है। बॉडी को हिंदी में कहते हैं पिंड। तो मैं आपको ये बात लिख रहा हूँ एडिशनल, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एडिशनल। मतलब आपको एग्जाम में ही नहीं लिखना है, पर मुझे इसका आंसर समझाने के लिए आपको कुछ बातें और समझानी पड़ेंगी। एग्जाम में सब समझा समझा, एग्जाम में तो बस ट्रुथ आपको लिखा ना पेपर, एग्जाम में देखो क्वेश्चन पेपर में आंसर आपको 5 लाइन में लिखना है, या कुछ शायद बता रहेगा कुछ शब्दों में लिखना है, देखो ऐसा कुछ, ये देखो लिखा पेपर के अंदर। सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर 3 अंक का है, एवं या तो 5 लाइन हो या 50 शब्द हो। सीमा देनी है आपको, या तो 5 लाइन में आंसर लिखो, तो आप छोटे अक्षर करके, अगर आपका आंसर बड़ा है ना, तो अक्षर को छोटे करके आप 5 लाइन लिखो, 50। तो देखिए देखिए, एक अंदाज की बात है, ऐसा नहीं कि आप एक छोटा सा आंसर देने के लिए कोई 4 पेज भर दें, तब आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या लिखना है वो आपको अभी बताऊंगा, अभी मैं लिख दिया पूरा, लेकिन मुझे वो समझाना पड़ेगा ताकि आप कभी भी इसको भूलो नहीं। देखिए कोई भी बॉडी जो बनती है वो कई कणों से मिलकर बनती है। ए बॉडी इज फॉर्म्ड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल क्या होता है, व्हाट इज ए पार्टिकल, या कोई कण क्या होता है? देखिए कण जो होता है, इन पार्टिकल, एक बिंदु कह सकते हो, जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ होती है, और ना कोई थिकनेस होती है। हाँ वो दिखता है, उसकी पोजीशन होती है, लेकिन कोई उसकी डायमेंशन नहीं होती है, उसका वॉल्यूम भी 0 ही होता है, क्यों? जब उसकी डायमेंशन ही नहीं है ना। हाँ उसका कुछ मास नेग्लिजिबल हो सकता है, तो वो होता है पॉइंट। देखो लिखा मैंने, कण, पार्टिकल, ये एक बिंदु पर केंद्रित होता है, कण को कह सकते हैं बिंदु पर केंद्रित है, एवं जिसका आयतन नगण्य होता है, और जिसमें अति अल्प द्रव्यमान भी होता है, बहुत कम नेग्लिजिबल उसका होता है मास। ये इसकी परिभाषा, किसकी? कण की।
जो एक पॉइंट पर होता है कंसंट्रेट करता है। ये मैंने लिखा है बिंदु, पॉइंट। अच्छा, पॉइंट का मतलब क्या है? बिंदु या पॉइंट। नगण्य स्थान जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। पॉइंट इज a geometrical figure in which there is no any length, no any width and no any thickness, has no dimension, उसको पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट पर सारा होता है कंसेंट्रेट कोई कण यानी कि पार्टिकल। तो उसका जो वॉल्यूम है पार्टिकल का, वो नगण्य यानी कि नेग्लिजिबल होता है। उसका जो मास होता है वो भी बहुत कम ही होता है, लेकिन इसको मान सकते हैं कि उसको तोला जा सकता है, उसको अति अल्प यानी कि मिनिमम। ऐसे जो कण होते हैं, ऐसे जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे छोटे, जिसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्म दृष्टि यानी माइक्रोस्कोप। ऐसे कई कणों से मिलकर कोई पिंड बनता है। और जो कणों की प्रॉपर्टीज होती है, ये जो पार्टिकल्स है ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो तय करती है कि कण फ्लेक्सिबल है या वो रिजिड है। और उन कणों की प्रॉपर्टी की बेस पर ही उस बॉडी को या पिंड को परिभाषित किया जाता है, दो प्रकार से, दृढ़ और लचीला। अब मैं समझाता हूँ कि दृढ़ पिंड क्या होता है और लचीला पिंड क्या होता है। ये सब बातें सिखाई मैंने आपको। देखो, एक पिंड कई कणों से मिलकर बनता है एवं कणों के गुणों के आधार पर मुख्य रूप से इसे दो प्रकार के पिंडों में विभक्त किया जा सकता है। ए बॉडी इज फॉर्म्ड by various particles and on the basis of properties of these particles it can be divided into two types। देखो, दृढ़ पिंड यानी कि रिजिड बॉडी, लचीला पिंड यानी कि फ्लेक्सिबल बॉडी। तो सिंपल सी बात बता दूं आपको, रिजिड बॉडी मतलब क्या, यानी वो बॉडी को हम कहते हैं रिजिड जिसपे अगर बाहर से फोर्सेस लगाए जाए, हम अगर बाह्य बल लगाए यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए, तो उनकी शेप और साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कब होगा? जब वो जो पार्टिकल्स है जिनसे वो बॉडी बनी है, उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी बदले ना, कांस्टेंट रहे। तो देखिए कितना सिंपल आंसर हो गया हिंदी में। ये पिंड बाह्य बलों के प्रभाव से अपने आकार एवं माप को नहीं बदलते, अर्थात इन पिंडों के कणों के बीच की दूरी सदैव अचल रहती है। इंग्लिश में, दीज बॉडीज डू नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज अंडर द एक्शन ऑफ external forces, that is the distance between various particles of such bodies are constant। अब इसमें क्या होगा, ये लचीला है, पर इसमें भी क्या फर्क है? इसमें ये है कि इसकी साइज से बदलती नहीं है, इसमें बदलती है। क्यों? क्यों? इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज होती रहती है। ये देखिए, ये पिंड बाह्य बलों के प्रभाव से अपने आकार एवं माप को बदलते हैं, अर्थात इनके कणों के बीच की दूरी परिवर्तनशील होती है। इंग्लिश में, these bodies changes their shape and size under the action of external forces, that is the distance between various particles of such bodies is variable, चेंज होती रहती है। इतना आप अगर लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, इतना फुल मार्क्स मिलेंगे। थी फालतू के रामायण गाएंगे, कुछ नहीं नंबर मिलेगा। आप चाहे तो एक लाइन ले सकते हैं कि कई प्रकार के कई छोटे छोटे जो पार्टिकल से मिलकर कोई बॉडी बनती है, और उन पार्टिकल की जो जो प्रॉपर्टीज होती है उनके कारण ही हम बॉडी को दो भागों में बांटते हैं। आगे चलते हैं साहब। अब मैं आपको जब कोई सवाल सॉल्व कर रहा हूं तो कोशिश कर रहा हूं कि सवाल तो पहले से लिखा हो, लेकिन सॉल्व मैं आपके सामने करूं, ताकि जब सॉल्व सामने होता है ना तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। मुझे वास्तव उसका आंसर भी नहीं पता है, मैं तो चूंकि कई सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी इसको कर लेते हैं। ये तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरे पास जो कलेक्शन है, मैं जो क्लासेस में लेता हूँ, ऐसे पता नहीं 50 क्वेश्चन होंगे इन सिस्टमेटिक वे। एग्जाम में कब कैसा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं कह सकते। सिंपल पेपर आ जाए ना तो कोई भी लड़का पास हो सकता है, लेकिन क्या केवल पास होना है क्या? केवल सी ग्रेड लेके आनी है क्या? हम जो पढ़ाते हैं, हमसे जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो हमारे हिसाब से पढ़े, सारे वीडियो देखें टॉप टू बॉटम सीक्वेंस के अंदर, और पूरा वीडियो देखें और अपने खुद के नोट्स बनाएं,
और मैं जो सवाल कराता हूँ उसको समझ के करे, और जो मैं देता हूँ एक्सरसाइज विद आंसर एंड हिंट्स उनके के द्वारा सॉल्व करे, और दिक्कत आती है मेरे से पूछे थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, तब जो उसका रिजल्ट होगा, he may get 100% mark. It means A plus grade. हालांकि ए प्लस ग्रेड के लिए कुछ दूसरे क्राइटेरिया होते हैं, हमेशा ये नहीं 100% से ए प्लस ग्रेड आती है। वो कोई स्टूडेंट मैक्सिमम कितने मार्क्स लाता है पूरे राजस्थान के अंदर, उसके हिसाब से तय होता है, वो अलग मैटर है, कभी उसमें चर्चा बाद में अलग से करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन देखिएगा, दो बलों का परिमाण इस प्रकार से है कि यदि ये समकोण पर कार्य करें तो इनका परिणामी बल √20 न्यूटन, तथा जब ये 60 डिग्री पर कार्य करें तो इनका परिणामी बल √28 न्यूटन होगा। दोनों बलों का परिमाण ज्ञात करो। आपको दोनों बलों का मान ज्ञात करना है। देखिए आगे इंग्लिश में, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज सच दैट व्हेन दे आर एक्टिंग एट राइट एंगल द रिजल्टेंट इज अंडर √20 न्यूटन, एंड व्हेन एक्टिंग एट 60 डिग्री then the resultant is under √28 Newton. Find the magnitude of both the forces. कुछ नहीं है जी, दो फोर्सेस हैं, सेम ही है, पी और क्यू, लेकिन कभी एंगल उनके बीच का 90 होता है और कभी जो होता है 60 डिग्री होता है। जब एंगल 90 होता है तो उसका जो रिजल्टेंट है वो होता है आपका अंडर √20 न्यूटन, और जब एंगल होता है 60 डिग्री तब उसका रिजल्टेंट होता है √28। तो बताओ पी और क्यू क्या होंगे? आपको कुछ नहीं करना है। देखिए साहब, ये आपने क्या किया, बना दिया ऐसे, ये पी कह दिया, इसको क्यू कह दिया, ये एंगल जो है अल्फा वो 90 डिग्री है। अब बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा? √p² प्लस q² प्लस 2pq cos 90 होगा कि नहीं होगा? अभी जो फॉर्मूला बताया मैंने अल्फा 90 है ना, और रिजल्टेंट जो आपको दे रखा कितना, वो दे रखा आपको, देखिए √20, ये √20 दे रखा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन। ये तो निकाला फॉर्मूले से और ये हो गया गिवन। अब क्या करेंगे, दोनों ओर का रूट हटा दो, अगर हम दोनों साइड की स्क्वायर करते हैं रूट हट जाएगा, तो p² प्लस q² प्लस 2pq, अब जानते हैं cos 90 0 होता है, इधर 20 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज p² प्लस q² बराबर 20, क्योंकि 0 × 2pq 0 हो जाएगा। ये बताओ ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आई नहीं आपको? डेफिनेटली आ गई होगी। ये हो गया आपका केस नंबर फर्स्ट, जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री, देखा ना, समकोण पर कार्य करते हैं। अब लेते हैं केस सेकंड। अब वही फोर्सेज हैं, फोर्स नहीं बदलना है, फोर्सेज वही हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है। अब एंगल जो इनके बीच का 60 डिग्री है। अब जो रिजल्टेंट है देखो, यहाँ जो इसका आर है वो अंडर √20 है, और यहाँ जो इसका रिजल्टेंट होगा आर वो अंडर √28 है। नाउ क्या होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट का? √p² प्लस q² प्लस 2pq cos, इस बार अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री, इज इक्वल टू अंडर रूट कितना दे देगा आपको 28। इट इम्प्लाइज √p² प्लस q² प्लस 2pq cos 61/2 होता है, इज इक्वल टू अंडर √28। 2 से 2 कट जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जरूर हट जाएगा, तो ये p² प्लस q² प्लस pq बराबर 28। अब आप देखिए जरा कि p² प्लस q² तो आपको 20 दे रखा है। हम यहाँ पे ये p² प्लस q² देगा 20 लिख सकते हैं ना, 20 प्लस pq इज इक्वल टू 28। ये लिखिए यहाँ पे फ्रॉम 1, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, p² प्लस q² इज इक्वल टू 20 है ना, इसको 20 दिया। अब pq कितना आ जाएगा 28 माइनस 28, ये मैंने अंदाज से कि कितनी जगह लेगा ये क्वेश्चन पहली जगह छोड़ दी थी। इट मीन्स
पी क्यू बराबर, ये देखिएगा 28 में से 20 गए तो 8 बच जाएंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। पहली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और दूसरी पी क्यू इज इक्वल टू 8। अब ये क्वेश्चन 10वीं क्लास का हो गया, 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया, 9 10 में से खूब पढ़े होंगे आपने बीजगणित के अंदर। जब दो इक्वेशन हो, दो अननोन हो, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। इसके कई तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल जो आसान तरीका बता दूं ताकि आप कभी घबराएं नहीं, वो बता देता हूँ। तरीके तो बहुत सारे से करने के, हम कोई आइडेंटिटी लगा कर सकते, पर एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करो, इस इक्वेशन 2 से P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q निकाल लो, या Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P निकाल लो। तो मैंने Q निकाला, Q इस इक्वेशन से, तो 8/P होगा कि नहीं होगा? भाई P Q इक्वल टू 8 है ना, तो Q कितना हो जाएगा? 8/P हो जाएगा। ये फ्रॉम 2। अब ये जो वैल्यू है Q की 8/P, इसको आप 3 नंबर इक्वेशन कह दो। अब ये जो Q की वैल्यू है 8/P, वो हम 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1। 1 क्या है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। Q कितना है? 8/P का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अभी P स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64/P स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब एक काम करते हैं, बार बार पी स्क्वायर आता है, हम इसको पी स्क्वायर कुछ मान लेते हैं। चलो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स प्लस 64/x बराबर 12। आसान करने के लिए लिख दो आप, मैंने पी स्क्वायर को एक्स कह दिया। अब तो सिंपल हो गया ना, एक्स निकाल देंगे। एक्स निकला यानी कि पी स्क्वायर निकल गया। नाउ मुझे एक्स हटाना है फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या करना चाहिए? आपने कई तरीका लगाया होगा, आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। आप यहाँ देखो अपॉन 1 है, यहाँ देखो अपॉन 1 है। अब नीचे क्या आ रहा है? 1x1। 1x1 का एलसीएम क्या होता है? x। तो पूरी इक्वेशन को x से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई x। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। 64/x इंटू एक्स, तो 64। 20 इंटू एक्स यानी कि 20x। कितना आसान हो गया बताइए। अब इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 बराबर 0। अब करेंगे आप फैक्टर्स, तो जानते हैं ना 16 और 4 20 और 16 चौक 64। तो ये इसके फैक्टर्स आएंगे x-4 इंटू x-16। ये तो भाई 8वीं क्लास की बातें हैं ना, त्रिपदी व्यंजकों के गुणनखंड जो करते हैं। एक्स स्क्वायर -4x -16x प्लस 64, फिर ऐसे कर ये आ जाएगा। अब आप देखें जरा कि x-4 और x-16 का गुणा आ रहा है 0। अगर इन दो नंबर्स का गुणा 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 है। भाई दो संख्याओं का गुणा 0 कब आता है? when the product of two numbers is 0. It is possible when one of them is at least 0। या तो वो 0 या ये 0, या तो x-4 0 होगा और या फिर x-16 0 होगा। तो कोई तो 0 होगा ना। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये 0 है तो x की वैल्यू 16 हो जाएगी। और आपने x किसको माना था? आप x माना था पी स्क्वायर को। इसका मतलब पी स्क्वायर बराबर 4 या पी स्क्वायर बराबर 16। अगर पी स्क्वायर 4 है तो पी कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन, और पी बराबर 4 न्यूटन। ये दो आंसर आ गए पी के, दो आंसर आ गए। अब पी के आगे तो क्यू के कहां से? क्यू के निकलेंगे नंबर 3 से, तो फ्रॉम 3, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं पी को 2 लेता हूं तो 8/2 कितना हो जाएगा? 4। और अगर मैं पी को 4 लेता हूं तो क्यू कितना हो जाएगा? 8/4 2। अब आंसर कैसे लिखेंगे? इट मीन्स देखिए, अगर आप P को 2 लेते हैं
तो Q डेफिनेटली 4 होगा। और अगर आप P को 4 लेते हैं तो Q 2 न्यूटन होगा। ऐसे आंसर देंगे आप, आइदर दिस और दिस। अगर ये करके आ गए तो कहीं आपका बाल भी बांका नहीं होगा। यानी 8 ये सवाल 3 नंबर का तो पूरे 3 ही मिलेंगे। जितने नंबर का भी क्वेश्चन होगा उतने नंबर, ये नहीं सोचते इस 4 नंबर का। एक्चुअली 8 नंबर के सवाल तो उसके 2 पार्ट किए थे। ये उसका 10वें का पहला हिस्सा है, अब 10वें का दूसरा हिस्सा बहुत छोटा है, ये 4 नंबर का है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब लास्ट अपन कर रहे हैं 10वें का दूसरा। तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा अपना। हाँ, ये रहा, ये देखिएगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी सीक्वेंस में छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10वें का दूसरा। 2 बल 120 डिग्री के, 2 बल 120 डिग्री के कोण पर लगे हैं, यानी कि 120 डिग्री पर 2 फोर्स लगे हुए, ऐसा कह दिया। उनमें से बड़ा बल जो है वो 800 न्यूटन का है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई बार आते रहते हैं, और ये चुटकी में कर देंगे एक बहुत सिंपल तरीके से। आपको फिगर बनाना चाहिए हमेशा। ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। कई बच्चे पूछते हैं बिना चित्र के सवाल कर सकते हैं क्या? तो मैं कहता हूँ क्यों करें, जब आप फिगर बना के बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान बना था फिगर। 2 बल 120 डिग्री के कोण पर लगे हैं, उनमें से बड़ा बल 800 न्यूटन का है। परिणामी बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स छोटे बल के साथ समकोण पर क्रियाशील है। यानी जो उनका रिजल्टेंट है वो छोटे बल के साथ में राइट एंगल पर है। छोटा बल ज्ञात करो। इंग्लिश में बोल रहा हूँ। 2 forces are acting at an angle of 120 degree. The larger force is 800 Newton. Resultant of these forces is at right angle to the smaller force. Determine the smaller force. देखिए 120, 800 और ये लिख देता हूँ, भाई बार बार पन्ना नहीं बदलना पड़े। 120 डिग्री लिख देता हूँ, 800 लिख देता हूँ, 800 न्यूटन। मुझे पन्ना नहीं बदलना पड़े बार बार। 120 डिग्री एक 800, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। इस क्वेश्चन को कुछ किताबों में देखा है, काफी लेंथी कर रखा है, 1.5-2 पेज के अंदर बच्चे डर जाते हैं। मैं इसको कुछ लाइनों में कर दूंगा, लेकिन फिगर बनाना चाहिए आपको। देखिए आपको कहा है कि 2 फोर्सेज हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। और खास बात क्या है कि जो रिजल्टेंट है उन फोर्सेस का वो छोटे वाले फोर्स पर राइट एंगल पर है। जैसे मैंने कह दिया ये छोटा फोर्स है, इसको छोटा फोर्स मान लिया मैंने, इसको मैंने पी को छोटा कह दिया मान लीजिए। अब क्यू कहाँ होगा उसे मतलब नहीं, हमें पता है कि जो रिजल्टेंट है पी और क्यू का वो इसके साथ में राइट एंगल पर है। तो ये देखिए आपका राइट एंगल पे हो गया, ये समझ रहे आप, ये राइट एंगल है। यानी अब ये फोर्स और होगा क्यू, वो ऐसे होगा, ऐसा देखिए। और आपको पी और क्यू भी एंगल दे रखा है 120 डिग्री। ये देखिए साफ वगैरह 2 बल 120 डिग्री पर कार्य करते हैं। ये एंगल कितना हो गया आपका 90, ये हो ही गया ये 90। इसका और यहां से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप क्या करो कि ये इसको ऐसे ऐसे और ये आप बना दो पूरा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बना दो इस प्रकार से। ये देखिए जाओ, ये हमने बलों का समांतर चतुर्भुज वाला काम कर दिया। ये ड्रॉन पैरेललोग्राम, ये इसका डायगोनल हो गया। ये बड़ा फोर्स हो गया क्यू, ये छोटा फोर्स है P इज लेस देन Q, और P के साथ राइट एंगल बन रही है। ये इसका R है, ये R है, और ये Q है। देखिए आप जानते हैं ना ज्योमेट्री से, किसी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है।
ये एक समांतर चतुर्भुज मान लो, इसको हमने ओ कह दिया, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, तो ये जो आपका ओबी है, ओबी वो एसी के बराबर होगा। ये क्यू है, ओबी क्यू होगा। अब आप क्या करो कि ये एंगल लिख दो 30 डिग्री। कारण क्या, आपको कह रखा पी और क्यू के बीच का एंगल कितना दे रहेगा आपको क्वेश्चन में, 120 डिग्री। अच्छा एक और बात दे रखी है आपको इसके अंदर, उनमें से बड़ा बल 800 न्यूटन का है। तो ये जो बड़ा बल है ना क्यू, ये 800 न्यूटन का है, यानी ये भी 800 न्यूटन का हो गया। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 हुआ कि नहीं हुआ भाई? अरे एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो लाइंस ऐसी होती पैरेलल और तीसरी काटती है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल होते हैं बराबर, एकांतर कोण, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया, राजस्थान के कई बच्चे पढ़ के मेरे से बोर्ड की मेरिट में आए हुए हैं और 100% मार्क लेके आए हैं, आज भी पढ़ते हैं। मेरा बेस बहुत स्ट्रांग है, आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसको पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, इसको अलग से बना दें। ये लो जी, ये है पी। अब मैं इसको लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, सीधा इसको आर तो लिखूंगा, और ये 30 वो 30 एंगल हो गया। हमें क्या पता करना है, क्या दे देगा आपको, छोटा बल ज्ञात करना है। यानी आपको क्यू, ये छोटा बल किसको माना, पी को, तो आपको पी ही ज्ञात करना है। अब तो भाई सिंपल सी ये 8वीं 9वीं क्लास का सवाल बन गया। ये एंगल 90 डिग्री पे है, तो ये एक्यूट एंगल है, ये क्या बन गया, न्यून कोण सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब, राइट एंगल सामने क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेनियस, तो बच गया क्या होता है, बेस। तो मुझे बताइए कि ये हो गया लंब, न्यून कोण के सामने होता है, द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल कंसिडर्ड इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। जो बच गया वो आधार। अभी एंगल है, इस सामने हो गया पी, तो मैंने पी लिख दिया, बटा 800 ले लिया, तो क्या हो गया, अगर मैं देखो, अगर मैं ये एंगल मानता हूँ, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन 800 इक्वल टू हो जाएगा साइन 30। इसका मतलब पी अपॉन 800 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 800, इसका मतलब पी इज इक्वल टू 400 न्यूटन। कितना सिंपल वे मैंने सवाल कर दिया है। ये क्वेश्चन कुछ बुक्स ने मेरे ख्याल से बहुत लेंदी किया है, फॉर्मूले से किया है, गलत नहीं है, लेकिन ये ट्रिक कितनी अच्छी काम आ गई अपने। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पूरा पेपर मैंने 8 पेज में, पूरा पेपर नहीं, 2022 का जो पेपर है उसके वो क्वेश्चन जो यूनिट 1 में आते हैं वो मैंने सारे कर लिए, और आपको ये वीडियो आपके लिए समर्पित कर दिया मैंने अपनी ओर से। मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर, जो मैंने 2001 के नंबर से, जैसे 2001 यूनिट 1, 2001 यूनिट 2, ऐसे खूब सारे वीडियो बना रखे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आप अपनी कोई समस्या हो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं समय निकाल के वो सॉल्व कर दूंगा, उसकी कोई फीस नहीं है। हम चाहते हैं कि आप खूब अच्छे नंबर लाओ, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि अगर वो 500 रुपए देकर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो, केवल 2001 नहीं, उसमें 2005 भी आ रहा है। सोचिए, एक टीचर सिर्फ 500 रुपए में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और कॉन्फिडेंस के साथ में A+ग्रेड वाला मामला। और आगे इस बात के लिए छूट कि जो मुझसे कोचिंग लेगा आने वाले समय में सिविल के अंदर, 3rd सेम, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम जो पढ़ाता हूँ मैं, जो सब्जेक्ट में पढ़ाई करता हूँ उसकी फीस आधी लूंगा। जैसे अभी बता दूं, नॉर्मली मेरी फीस 500-600 रुपये है बस। एक सब्जेक्ट बहुत लेंदी है जिसमें स्टील और आरसीसी डिजाइन है, इसकी फीस मैंने 1000 रुपये रखी थी। अगर उस फीस 1000 रखता हूँ तो आपसे 500 लूंगा। अगर कोई फीस मेरी 500 है तो मैं 250 लूंगा, अगर 600 है तो 300 लूंगा।
लेकिन ये सुविधा कब मिलेगी? जब कोई स्टूडेंट जो भी इस समय सेकेंड ईयर में है, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सिविल में है, उसको मिलेगी। और कोई मैकेनिकल ब्रांच का है, मैकेनिकल ब्रांच का, तो उसको फिर मैं 2 सब्जेक्ट लूंगा। थर्ड सेम में आता है एक हाइड्रोलिक सब्जेक्ट है, और फोर्थ सेम में आता है स्टैंडर्ड, वो दूंगा आधी फीस के अंदर। बाकी मेरे को पढ़ा नहीं करता, मैं चूंकि ये सब्जेक्ट ले सकता हूँ, सिविल के तो लगभग सारे सब्जेक्ट में लेता हूँ। तो इसी के साथ, ताकि कि आपकी नॉलेज रहे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कम से कम फीस में मैक्सिमम फायदा मिल जाए। कहाँ आप 2,000-4,000 रुपए देके एक सब्जेक्ट के देते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, पेट्रोल जितनी फीस देते हैं ना, उससे ज्यादा का पेट्रोल जल जाता है, फिर आने जाने की थकान होती है वो अलग से। सोचो कितना महंगा पड़ता है। और ये घर बैठ के आप रात में अपने बिस्तर पे लेटे लेटे वीडियो देख सकते हो, और 4 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब चाहे तब देखो, ऐप के माध्यम से। और फिर जब कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप करो, ग्रुप के अंदर सॉल्व हो गए, तो बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं आप। तो आपके लिए मेरी शुभकामनाएं, और इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।